हिंदी संक्रांति मंच द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो पुनरावृत्ति प्रयास में एक सहयोग, एक योगदान किया जा रहा है, उस प्रयास में हम सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं और विशेष तौर पर उन सभी अध्यापक साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो विद्यार्थियों को परीक्षा की बेहतर तैयारी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना जो योगदान दे रहे हैं। और साथ में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे सभी उच्च अधिकारियों का जिनके सफल निर्देशन में यह कार्य संपन्न हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं के इतिहास विषय से संबंधित जो MCQ प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा में 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, उससे संबंधित हमने वीडियोस तैयार करी जो करने का प्रयास शुरू किया है। उसके 2 भाग हम इससे पहले तैयार कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो भाग नहीं देखे हैं, 2 वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको अवश्य देखिए ताकि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएँ। जिसके अंतर्गत हमने 6 जो पार्ट हैं उनके MCQ प्रश्नों की चर्चा कर ली है। और अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा भाग है, जिसके अंतर्गत हम इस पार्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना 1336 को हुई और इसका पहला शासक कौन था? हरिहर राय। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? तो पहला राजवंश था संगम वंश। विजयनगर में शासकों को क्या कहा जाता था? तो शासकों को वहां पर राय कहा जाता था। विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो वहां पर जो सैनिक प्रमुख थे उनको नायक कहा जाता था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 6 है, विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई थी? विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद तुगलक के काल में हुई। विजयनगर की समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य वो कौन सा था जो उसका समकालीन था, उसके कंटेम्प्रेरी था? तो इस प्रश्न का उत्तर है बहमनी राज्य था, जो विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन थे? विजयनगर राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। इसके पश्चात विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कृष्णदेव राय था, जो सबसे अधिक शक्तिशाली था। विजयनगर के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? तो उसमें योगदान दिया था कृष्णदेव राय ने, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली शासक था। और कृष्णदेव राय किसके राजवंश का था? वो तुलुव राजवंश से संबंधित था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की थी? तो उन्होंने नगलपुरम की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? वो था 1509 से लेके 1529 तक, यानी कि 20 वर्षों तक उसका शासनकाल रहा था। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु 1529 को हुई थी। और तुलुव राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तुलुव वंश का जो शासनकाल था वो 1505 से लेके 1570 तक था। विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी, जो हार मिली थी उनको? राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा का जो युद्ध था उसमें विजयनगर का साम्राज्य हार गया था। और ये कब हुआ था युद्ध? ये 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो अंतिम राजवंश था अराविदु वंश। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचना या नहर कौन सी थी? तो ये नहर थी हरिया नहर। तो हिरिया नहर जो थी ये सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण नहर थी। किस नदी के किनारे पर विजयनगर स्थित है? तो ये जो नगर है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो प्रसिद्ध जलाशय है वो कौन सा है विजयनगर का? वो है कमलपुरम, इसका प्रसिद्ध जलाशय है। और विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन है? पंपा देवी, जो उनकी स्थानीय मातृ देवी जिसकी वो आराधना करते थे। और विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर जो है वो कौन सा है? वो है हजारा राम मंदिर। विजयनगर में लोटस महल स्थित था, कहाँ पर? पहाड़ियों में या राजकीय केंद्र में? तो यहाँ पे राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर की बात है, तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित था? राजकीय केंद्र में ही स्थित था। और मंदिर का नाम क्या है? वो लोटस महल है। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय और प्रभावशाली मंच था जिसे महानवमी डिब्बा कहा जाता था। और विजयनगर के जो पूजनीय देवों में कौन शामिल थे? तो उसमें विरूपाक्ष, विट्ठल और पंपा देवी, ये सभी उसमें शामिल थे।
हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? 1976 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। और हम्पी नगर का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य के साथ संबंधित है। हम्पी के जो भग्नावशेष हैं कब तथा किसके द्वारा उनको प्रकाश में लाया गया, इसके बारे में बताया गया। तो कोलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में इसके बारे में सबसे पहले खोज की गई थी। और अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे विजयनगर के सैनिक कमांडर, उन्हें क्या कहा जाता था? अमर नायक कहा जाता था। और विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? वो अपने आप को राय कहते थे। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था? कलिंग मैकेंजी, वो भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 33, कर्नाटक साम्राज्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक साम्राज्य को विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। फॉरगॉटन एम्पायर एक बुक है, उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं रॉबर्ट सेवेल। कदिर चेट्टी किसे कहा जाता है? जो घोड़े के व्यापारी थे उन्हें कुदिरी चेट्टी कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? वो राजकीय भाषा कर्नाटक से संबंधित है तो कन्नड़ उनकी राजकीय भाषा थी। विजयनगर किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ये उपरोक्त सभी यानी कि मसाले भी, वस्त्र भी और रत्न, इन सभी के लिए वो प्रसिद्ध था। डोमिंगो पेस द्वारा किसे विजय का भवन की संज्ञा दी गई? तो इसके अंतर्गत जो सभा मंडप था और महानवमी का जो डिब्बा, उसको जो है किसकी संज्ञा दी गई? वो डोमिंगो पेस द्वारा विजय का भवन ये कहा गया इन दोनों को। तो इसका उत्तर रहेगा ए और बी। अहोम कहाँ के शासकों को कहा जाता था? जो अहोम कहा जाता था वो असम के जो शासक थे उन्हें अहोम कहा जाता था। गजपति राज्य की स्थापना उड़ीसा में 1435 ईस्वी में हुई। और हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? ये ध्यान रखिएगा। भारत का जो इसके अंतर्गत जो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था वो 1976 में किया गया था। और जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में या पुरातत्व स्थल के रूप में इसको 1986 में मान्यता दी गई थी। पुर्तगालियों द्वारा गोवा को विजय कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा 1510 में गोवा को विजय किया गया। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 को हुई। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता है, वो कौन सा था? श्री विरूपाक्ष। और इसके पश्चात विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया किसने करवाया था? वो कृष्णदेव राय में, जो सबसे शक्तिशाली राजा थे। विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन शामिल थे? तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो पूजनीय देवों में ये सभी शामिल थे, विरूपाक्ष भी, विट्ठल भी और पंपा देवी भी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर में पूर्वी गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय में। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विष्णु का रूप। और विजयनगर के शासकों ने अपने संबंध देवताओं से दिखाने के लिए किसका संकेतक प्रयोग किया? तो उन्होंने हिंदू सूरत्राणा का प्रयोग किया। विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? तो विरूपाक्ष जो है वो किसका रूप माने जाते हैं? वो शिव का रूप माने जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। जो विट्ठल हैं वो विष्णु का और विरूपाक्ष शिव का। राज्य के केंद्र में स्थित लोटस कमल का महल नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा लोटस महल इसको कहा गया। महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठान किस मास से संबंधित है? तो ये सितंबर अक्टूबर से संबंधित है। बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? बारबोसा पुर्तगाल का रहने वाला था। इसके पश्चात जो प्रश्न संख्या 54 है, हिरिया नहर वो जो उसका निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया? संगम वंश द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। विजयनगर के परिमाप का वर्णन किसके द्वारा किया गया? ये डोमिंगो पेस के द्वारा इसका जो वर्णन किया गया है। निकोलो कांति कहाँ का था? तो निकोलो जो कांति था वो इटली का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक कहाँ के शासक दूत था? अब्दुल रज्जाक फारस का रहने वाला था। इसके पश्चात अफानासी निकितन कहाँ का व्यापारी था एवं भारत कब आया? तो ये भारत आया था 15वीं शताब्दी में और रूस का रहने वाला था। फर्नावो नूनीज कहाँ का रहने वाला था? फर्नावो नूनीज जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अमर नायक प्रणाली के कई तत्व कहाँ से लिए गए हैं? अमर नायक के जो कई तत्व हैं वो दिल्ली सल्तनत से लिए गए हैं।
यवन जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? तो इसका प्रयोग यूनानियों के लिए भी किया गया और उत्तर पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए भी। तो इसका उत्तर रहेगा ए और बी दोनों। अमुक्ता माल्यादा नामक तेलुगु भाषा की कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है कृष्णदेव राय के द्वारा, विजयनगर के प्रमुख शासक के द्वारा। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? उसका जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। और तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था। उस समय राजा कृष्णदेव थे और युद्ध का नेतृत्व किया था राम राय ने। अराविडु राजवंश ने शासन किया। अराविडु राजवंश ने जो है वो पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से शासन किया था। विजयनगर की सेना में सबसे प्रभावशाली सेना कौन सी थी? तो इसकी जो सबसे प्रभावशाली सेना थी वो अश्व सेना थी, घोड़ों की जो सेना थी। विजयनगर में घोड़ों का आयात किया जाता था। कहाँ से? अरब से, मध्य एशिया से, दक्षिण भारत, या ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर रहेगा ए और बी दोनों। अरबी घोड़े जो है वो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। मध्य एशिया और अरब से वो घोड़े मंगवाते थे। और घोड़ों का व्यापार नियंत्रित होता था। जो घोड़ों का व्यापार था वो किसके द्वारा नियंत्रित होता था? वो अरब के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। भारत में बंदूकों का प्रयोग किस आगमन के बाद प्रारंभ हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रारंभ हुआ था पुर्तगालियों के आने के बाद। बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तंजावुर की जो गुफाएं हैं वहां पर स्थित है। और इसके बाद गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हाथियों का स्वामी। गज का अर्थ होता है हाथी और पति का अर्थ है स्वामी। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था। तो जो दक्कन के जो सुल्तान थे उनको अश्वपति कहा जाता था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में राय को क्या कहा जाता था? तो राय को कहा जाता था नरपति। और गजपति किन शासकों की उपाधि है? गजपति जो है उड़ीसा के शासकों की उपाधि है। इसके पश्चात जो प्रश्न संख्या 75 है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे? तो कॉलिन मैकेंजी अभियंता और पुरातत्वविद थे। और विजयनगर पर सबसे पहले किस साम्राज्य का अधिकार था? तो उनके साम्राज्य के ऊपर तमिलनाडु के चोलों का और कर्नाटक के जो हायसोल थे उनका अधिकार था। इसके पश्चात ए और बी इसका क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? विजयनगर की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। ये इसके उत्तर रहेंगे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 9, शासक और विभिन्न इतिवृत्त। मुगल दरबार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मुगल दरबार की शुरुआत हो रही है। इसके पश्चात आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। किस शासक ने गैर मुसलमानों पर दोबारा जजिया कर लगाया? दोबारा जो जजिया कर था वो औरंगजेब ने लगाया था। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुझके बाबरी। और मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को खालिसा कहा जाता था। पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई लड़ी गई। और अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। मुगल काल में राज दरबार की भाषा क्या थी? तो जो फारसी थी वो राज दरबार की भाषा थी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर जो थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा उनके पिता का नाम था। और बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो वही है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं था, यानी कि उसके बेटे का नाम था हुमायूं। हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? 1530 में जो हुमायूं है वो सिंहासन पर बैठा। और हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब अधिकार किया? तो दोबारा से अधिकार उसका जो हुआ था वो 1555 में हुआ था। बीच में जो गद्दी थी वो शेरशाह सूरी के पास चली गई थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? उसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम जो था वो क्या नाम है उसका? हसन खां। हसन खां का बेटा था शेरशाह सूरी।
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। और बिलग्राम अथवा कन्नौज का जो युद्ध है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1540 ईस्वी में। जो जीटी रोड की हम बात करते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, उसका निर्माण या भारत में सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता है? वो शेरशाह सूरी को कहा जाता है। इसी बीच अकबर का जन्म जो अमरकोट में हुआ था वो कब हुआ था? तो अकबर का जन्म अगर आ जाए तो 1542 में उसका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और अकबर की मृत्यु कब हुई है? अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब हटाया? अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर था वो 1563 में हटा लिया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया कर कब हटाया? तो वो 1564 में उसने जजिया कर भी हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था सलीम। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम था मेहरुनिस्सा। शाहजहां के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का वास्तविक नाम था खुर्रम। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, वो कौन से सन में किया था? 1739 के अंदर आक्रमण किया गया। तुझके बाबरी जो बाबरनामा है उसको तुर्की भाषा में जो उसकी रचना है वो किसने की थी? वो की थी बाबर ने। बाबर तुर्की भाषा का विद्वान था। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? मुगलों की जो मातृभाषा थी वो तुर्की ही थी और उसी में बाबरनामा लिखा गया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था? पेंशन देकर रंगून भेज दिया था। वो अंतिम मुगल शासक था। अकबर ने किस चित्रकार को शीरोन कलम यानी कि जरीन कलम की उपाधि दी? तो इस प्रश्न का उत्तर है अब्दुल समद को ये उपाधि दी गई। किस मुगल शासक ने फारसी को राजभाषा या दरबारी भाषा बनाया था? तो अकबर ने फारसी को जो राजभाषा बनाया था। आईने अकबरी कब लिखी गई? तो आईने अकबरी लिखी गई 1598 ईस्वी में। अकबर की नई राजधानी का क्या नाम था? इसका नाम था फतेहपुर सीकरी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 40 है, गुजरात की जीत की खुशी में अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया गया था। मुगल काल में वित्त मंत्री क्या कहलाता था? उसे कहा जाता था दीवाने आला। मुगल काल में प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था? उसे सूबेदार कहा जाता था। सरकार के मुखिया को क्या कहा जाता था? सरकार के मुखिया को फौजदार कहा जाता था। प्रांत का मुखिया सूबेदार और सरकार का मुखिया फौजदार। अकबर ने 1571 में कौन सी नई व्यवस्था लागू की? तो अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। अकबर के विभिन्न धर्मों के साथ बातचीत के लिए फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने की स्थापना कब की गई? जहाँ पे दीन इलाही की बात होती थी 1575 में। और दीन इलाही या तौहीद इलाही की स्थापना कब हुई? ये जो है 1582 में इसको स्थापित किया गया। किस हिंदू ने दीन इलाही को सबसे पहले अपनाया था? तो वो थे बीरबल, जिसने इसे सबसे पहले अपनाया था। उसके नवरत्नों में शामिल थे अकबर के दरबार में। मुगल काल में किस पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ था? तो जो हुमायूं नामा है उसका अनुवाद नहीं हुआ था। बाकी ये अन्य भाषाओं की रचनाएं थी, इनका अनुवाद हुआ था। शाहजहां ने दिल्ली में किसका निर्माण करवाया? तो दिल्ली के अंदर का जो लाल किला है, चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, ये तीनों किसके द्वारा बनवाए गए हैं? शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। अकबर की पसंदीदा लेखन शैली कौन सी थी? तो अकबर की जो पसंदीदा जो लेखन शैली थी वो नस्तलिक थी। नस्तलिक में वो लिखा करते थे। और झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की? झरोखा दर्शन की जो शुरुआत थी वो अकबर द्वारा की गई। और अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल गुजार कहलाता था, जो भू राजस्व को, रेवेन्यू को इकट्ठा करता था। जहांगीर ने सोने के जो न्याय की जंजीर किस जिले में लगवाई थी? तो जहांगीर ने ये जो जंजीर लगवाई थी ये आगरा जिले में लगवाई। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या किससे करवाई? अबुल फजल की हत्या करवाई थी वीर सिंह बुंदेला से।
इसके पश्चात मुगल काल की झरोखा दर्शन वाली देने वाली एकमात्र महिला कौन सी थी? वो नूरजहां थी। मुगल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मंगोल से जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। चित्रकारी को जादुई कला किसने कहा? अबुल फजल ने उसे जादुई कला कहा है। और अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय 15 प्रांत थे। और शाहजहां के समय मुगल प्रांतों की संख्या कितनी थी? शाहजहां के समय इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। मुगल काल में जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जो गैर मुसलमान थे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उनसे जजिया कर लिया जाता था। औरंगजेब के समय मुगल प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो मुगल प्रांतों की संख्या थी औरंगजेब के समय 21। और मुगल काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? उसे वकील कहा जाता था, जो प्रधानमंत्री था। और अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी किसका शिष्य था? वो अबुल फजल का शिष्य था, अब्दुल हमीद लाहौरी। अकबर सम्राट कब बना? अकबर सम्राट बनता है 1556 में, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद। इसके बाद तुज़के जहांगीरी का लेखक कौन है? तुज़के जहांगीरी का लेखक था जहांगीर। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 67, शाहजहांनामा का लेखक कौन है? इनायत खां जो है शाहजहांनामा का लेखक था। जहां आरा रोशन आरा किसकी बेटी थी? ये दोनों शाहजहां की बेटियां थी। मुगल पितृपक्ष के वंशज थे, जो वो कौन थे? तो वो थे तैमूर। इसके पश्चात मुगल मातृवंश के जो वंशज थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? वो थे चंगेज खां के वंश से संबंधित। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था किसने नियमित की? तो टोडरमल जो था उसने ये व्यवस्था को नियमित किया था। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में ये युद्ध हुआ था। पानीपत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में ही किया गया था। भारत के अंदर जो पहला तोपखाना था जिसका प्रयोग हुआ था। और पंजाब का सूबेदार उस समय कौन था? पंजाब का सूबेदार उस समय दौलत खां लोधी था। और शेर शाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? तो शेर मारने पर उसको जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने उनको ये उपाधि दी थी। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 जिसकी हम बात कर चुके हैं। इब्राहिम लोदी का चाचा जिसने दौलत खां लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया, वो कौन था? तो उसका नाम था आलम खां। 1526 में बंगाल पर किसका शासन था? बंगाल पर शासन था नुसरत शाह हुसैन का। प्रश्न संख्या 80। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस राजा ने मरवा दिया? तो वो जहांगीर ने उनकी हत्या करवाई थी। पानीपत के पहले युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा संग्राम सिंह। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। बाबर फरगना का शासक था। कितने वर्ष की आयु में वो फरगना का शासक बना? मात्र 11 वर्ष की आयु में वो फरगना का शासक बन गया था। आलमगीर किसे कहा जाता है? आलमगीर जिंदा पीर की जो उपाधि है वो औरंगजेब को कहा जाता है। किस शासक का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था? तो जहांगीर का जो जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया था? तो औरंगजेब के अत्याचार इतिहास प्रसिद्ध हैं, जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए उसने कवायद शुरू की थी। वह कौन सा मुगल शासक था जिसके शव को 2 बार दफनाया गया? तो बाबर के जो कह सकते हैं शव को 2 बार दफनाया गया। और अकबर को कहाँ दफनाया गया था? अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया। हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था? हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। और जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में शहादरा नगर के पास है, पाकिस्तान के अंदर। और औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। तो ये उनके मकबरे हैं। इसके पश्चात शाहजहां को कहाँ दफनाया गया था? शाहजहां का मकबरा आगरा में है। किस मुगल शासक को इंसाए कामिल पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है? तो हुमायूं को इंसाए कामिल कहा जाता है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? 1666 में। शेरशाह शासक था कौन सा? अफगान शासक था। और घोड़ों को दागने और सैनिकों का हौलिया रखने की प्रथा पुनः लागू किसने की थी? वो पुनः लागू की थी शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह सूरी ने कब से लेके कब तक शासन किया? 1540 से 1545 तक शासन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया। और भारत में सबसे पहले रुपया जारी करने वाला शासक कौन सा था? शेरशाह सूरी था, जिसने सबसे पहले जो है रुपया जारी किया। माछीवाड़ा का युद्ध 1555 में किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और तातार खां के बीच में ये युद्ध हुआ, माछीवाड़ा का युद्ध। सरहिंद का जो युद्ध है 1555 में किसके बीच में हुआ? हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच में हुआ? अकबर और जो है हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। अकबर के मालवा पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने मालवा पर 1562 में विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक कब बना? महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने और उनकी मृत्यु कब हुई? 1597 में इनकी मृत्यु हुई। अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की जो माता थी उनका नाम था हमीदा बानो। और खिराज क्या था? खिराज वार्षिक कर को, एनुअल जो टैक्स है उसको खिराज कहा जाता था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? राज्याभिषेक हुआ कलानौर में। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? उनका प्रसिद्ध संगीतकार जो नवरत्न में शामिल था तानसेन। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? उनका जो वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था टोडरमल। और अकबर के सेनापति का क्या नाम था? सेनापति जो था वो था मान सिंह। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? जहांगीर ने नूरजहां से विवाह 1611 ईस्वी में किया। वह कौन सा प्रदेश था जिस पर अकबर विजय प्राप्त नहीं कर सका? तो अकबर विजय प्राप्त नहीं कर सका मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया। सबसे महान मुगल शासक कौन कहा जाता है? तो सबसे महान मुगल शासक अकबर को कहा जाता है। शाहजहां के कितने बेटे थे? शाहजहां के 4 बेटे थे। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब के पश्चात जितने मुगल शासक आए वो कमजोर शासक रहे। शिवाजी का संबंध किससे है? मराठा शक्ति से शिवाजी का संबंध है। और इसका शासक कब है? 1670 में वो शासक बने थे मराठा शक्ति के। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई है? 1680 में हुई। बाबर ने दौलत खान लोधी को पराजित कब किया? तो बाबर ने दौलत खान लोधी को 1525 में पराजित किया था। भारत में सल्तनत काल और लोधी वंश का अंत कब होता है? पानीपत के पहले युद्ध के बाद। इसके बाद क्या होती है? मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, खानवा या कन्वा का युद्ध 1527 में किस किस के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। चंदेरी का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ है? चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राव के बीच में हुआ। घाघरा का जो युद्ध है, घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच में हुआ है? बाबर और नुसरत शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी इसका उत्तर रहेगा। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई। वो कैसे हुई थी? सीढ़ियों से लुढ़क कर वो गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, वह सूर शासक जिसने हुमायूं को भारत से भाग जाने पर विवश कर दिया, तो वह सूर शासक कौन था? शेर खां या शेरशाह सूरी जो एक अफगान था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया, कहाँ से लेके कहाँ तक? कलकत्ता से पेशावर तक ये रोड बनवाई गई थी। बाबर का प्रसिद्ध तोपची कौन था? तो उसका जो प्रसिद्ध तोपची 2 थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो ए और बी इसका उत्तर रहेगा। हुमायूं ने चिनार के किले को कब अपने प्रसिद्ध तोपची रूमी खां की मदद से जीता था? तो हुमायूं का जो तोपची था उसका नाम था रूमी खां और इसको जीता गया था 1537 में। शाहजहां किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? शाहजहां दारा शिकोह को अपना जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो उसके 4 बेटे थे, औरंगजेब, शुजा, मुराद और दारा शिकोह। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 132, लाहौर को अकबर ने राजधानी कब बनाया? 1585 में। शाहजहानाबाद को शाहजहां ने राजधानी कब बनाया? 1638 में। और अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। मुगल काल में शाही घराने का जो मंत्री था उसे कहा जाता था खाने सामा। मुगल काल में सदर उस सुदूर का काम क्या था? धार्मिक विभागों का जो प्रमुख था उसे सदर उस सुदूर कहा जाता।
किस मुगल शासक के समय चित्रकारी चरम सीमा पर थी? गोल्डन इरा कहा जाता है जो मुगल पीरियड का, तो वो थी जहांगीर के समय। और मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? उसका नाम जो था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। और इस प्रकार जो इसका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 139, मुगल काल में अभिवादन के तरीके क्या थे? तो इसमें अभिवादन के जो तरीके थे वो सजदा भी था, जमी बोसी भी था, चार तस्लीम भी, यानी उपरोक्त सभी तरीके जो अभिवादन के रूप में प्रयोग किए जाते थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर दुर्ग में हुई। तो कालिंजर दुर्ग में जो मृत्यु हुई थी तो क्यों हुई थी? क्योंकि गोला बारूद फट गया था, इस कारण उनकी कालिंजर के युद्ध में दुर्ग में उनकी मृत्यु हो गई थी। बादशाह नामा में कितने अध्याय हैं? बादशाह नामा में 10 अध्याय हैं। चांदी का रुपया किसने चलाया? चांदी का रुपया शेर शाह सूरी ने चलाया था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 143 है, बादशाह नामा की अंतिम 2 अध्याय किसने लिखे हैं? बादशाह नामा के अंतिम 2 अध्याय मोहम्मद वारिस ने लिखे। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? औरंगजेब को। भारत में इत्र का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने जो है इत्र का आविष्कार किया। और इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं अगले पाठ की ओर। उपनिवेश और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, चैप्टर नंबर 10 है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इस वर्ष के लिए। संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो जो संथाल थे, संथाल जाति ने 1855 में अंग्रेजों का विरोध किया। बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट था, स्थायी बंदोबस्त था, वो किसके साथ था? वो जमींदारों के साथ था। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? ये 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की गई चार्टर एक्ट के तहत। और ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ये लागू किया गया मद्रास में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल का जो परमानेंट सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पहाड़ियाँ लोग जो खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते थे? तो वो खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया करते थे। रैयत कौन था? जो रैयतवाड़ी में, रैयत किसको कहा जाता था? रैयत कहा जाता था किसान को। अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ 1861 में। बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था वो कब लागू किया गया? वो 1793 में लागू किया गया था और उसको लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। संथाल खेती में कौन सा उपकरण प्रयोग में लेते थे? संथाल खेती में हल का प्रयोग किया जाता था। अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ये शुरू हुआ था 1861 में और समाप्त हुआ 1865 में। ब्रिटिश काल में लागू किए जाने वाले भू राजस्व प्रणालियों में से कौन सी शामिल थी? तो ये जो तीनों प्रणालियां थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये तीनों ही शामिल थी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। इलाहाबाद की जो संधि है, प्रश्न संख्या 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल की दीवानी जिसके अंतर्गत उसको मिली थी, ये इलाहाबाद की संधि भी इसको कहा जाता है। ये कब हुई थी? 1765 के बाद। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी? इसको थॉमस मुनरो ने लागू किया था। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? वो झूमिंग खेती कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो विचरण करते रहते हैं। और दामिने कोह क्या था? दामिने कोह कहा जाता था जो संथालों का क्षेत्र है, उसे दामिने कोह कहा जाता है। पहाड़िया लोगों का जीवन पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता था? पहाड़िया लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर करता है। इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त के समय बर्दवान का राजा कौन था? तो बर्दवान का जो राजा था वो था तेजचंद। और विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? जो आर्थिक महामंदी थी वो 1929 में आई। बुकानन कौन था? बुकानन जो है वो एक चिकित्सक थे। और बम्बई दक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की गई? बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी जो प्रथा है उसको लागू किया गया था। डेविड रिकार्डो कौन था? डेविड रिकार्डो जो था वो इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था। संथालों का प्रसिद्ध नेता, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धू माझी। हल और कुदाल के बीच की लड़ाई किस किस के मध्य थी? हल और कुदाल की जो लड़ाई थी संथाल और पहाड़िया, ये 2 जातियां थी, उनके बीच में थी। रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो कब पास किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था। इसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो कब पास किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 में पास किया गया। परिसीमन कानून कब बनाया गया?
परिसीमन जो कानून था वो 1859 ईस्वी में बनाया गया। 1875 का जो दक्कन किसान विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये विद्रोह शुरू हुआ था सूपा से। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1859 ईस्वी में बनी थी। दीकू किसे कहा गया? दीकू कहा जाता था साहूकारों को। और दामिने कोह क्षेत्र की स्थापना कब हुई? दामिने कोह क्षेत्र की स्थापना हुई थी 1832 में। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त कानून जो है परमानेंट सेटलमेंट से, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी गांव का जो समूचा भाईचारा है उससे संबंधित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो इसे कब लागू किया गया? इसे लागू किया गया था 1820 में। पांचवी रिपोर्ट में कुल कितने पृष्ठ थे? तो उसमें कुल 1002 पेज थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर कब बना? तो बंगाल का गवर्नर बना 1878 में। पांचवी रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? पांचवी रिपोर्ट का जो प्रमुख विषय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से संबंधित था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन झूम खेती करता था? तो जो पहाड़िया लोग थे वो क्या करते थे? झूम की खेती करते थे। कहाँ रहते थे? ये रहते थे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास। 1157 में बर्दवान की नीलामी के समय बर्दवान का राजा कौन था? तो वहां का राजा था तेजचंद। स्थायी बंदोबस्त या इस्टमरारी में भू राजस्व की दर कितनी तय की गई थी? वो की गई थी 10/11। चार्टर एक्ट कब पास हुआ था? चार्टर एक्ट पास हुआ था 1813 ईस्वी में। फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की? ये यात्रा की थी 1810 से 1811 में। संथाल राजमहल की पहाड़ियों में कब गए? संथाल जो थे वो राजमहल की पहाड़ियों में 1800 ईस्वी में गए थे। बुकानन किसका चिकित्सक था? पहले प्रश्न आया था ना, बुकानन कौन था? तो बुकानन एक चिकित्सक था। तो वो किसका डॉक्टर था? लॉर्ड वेल्जली का, जिसने विलय की जो नीति बनाई थी। फ्रांसीसी बुकानन भारत कब आया? तो ये फ्रांसीसी बुकानन भारत 1794 में आया था। और भारत से वापस कब गए थे? ये भारत से वापस गया था 1815 ईस्वी में। फ्रांसीसी बुकानन ने गंजूरिया पहाड़ की यात्रा कब की? तो ये जो यात्रा थी ये 1800 जो है 10 के अंदर ये यात्रा की गई थी। और संथाल परगने की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1856 में ये स्थापना हुई। जोतदार को किन अन्य नामों से जाना जाता था? जो जोतदार हैं उनको मंडल भी कहा गया, हवलदार भी, गोटीदार भी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अंग्रेजों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति को कब अपनाया? अंग्रेजों ने 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत जो मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। ऑगस्टस क्लीवलैंड कौन था? ये था भागलपुर का जो कलेक्टर था, उसका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड। निम्नलिखित भू व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा आरंभ नहीं की गई। तो इसमें जो बटाई प्रणाली है वो आरंभ नहीं की गई। बाकी जो परमानेंट सेटलमेंट था, महालवाड़ी थी और रेतवाड़ी थी, ये अंग्रेजों ने लागू की थी। और इस्टमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का आरंभ में सबसे पहले अधिक लाभ किसको हुआ? तो इसका जो सबसे पहला लाभ था वो जमींदारों को हुआ था। पहाड़िया लोगों के जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? पहाड़िया लोग जो थे वो समूह में भी रहते थे, झूमी खेती भी करते थे और उनके जीवन में वनों का महत्व था। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। 1862 में ब्रिटेन जितनी भी कपास का आयात करता था उसका कितने प्रतिशत केवल भारत से जाता था? ब्रिटेन के जो कुल आयात में इसमें से 90% जो था वो भारत से जाया करता था। संथालों ने बगावत कब की? संथालों ने बगावत की थी 1855-56 में। भारत में अंग्रेजी शासन किस प्रदेश से शुरू हुआ था? तो ये अंग्रेजी शासन जो है वो बंगाल से शुरू हुआ। उसके पश्चात राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदारों का जो अधिकार था है उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अमला। अमला जो उसका हिस्सा था उसको अमला कहते थे। जो अधिकारी जो है क्या करता था? राजस्व इकट्ठा करता था। कौन सी जनजाति के लोग पहाड़िया लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे? तो जो संथाल थे वो सबसे ज्यादा खतरा थे पहाड़िया लोगों के लिए। सूबा में किसानों ने विद्रोह कब किया? सूबा में 12 मई 1875 में किसानों ने विद्रोह किया। और ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी 1857 में। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 64 है।
1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? वो अमेरिका से आता था। और ब्रिटेन 1862 तक कपास की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। जो ब्रिटेन के लिए कपास आपूर्ति का वो भारत था, क्योंकि 90% जो कपास थी वो कहाँ से आयात की जाती थी? वो भारत से मिल जाती थी। बंगाल में ठेकेदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने ठेकेदारी प्रथा को शुरू किया। 1820 में चेन्नई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? थॉमस मुनरो को नियुक्त किया गया। पहाड़िया लोगों ने ज़मीन को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया था? तो उसमें राख की पोटाश का प्रयोग किया गया। राख की पोटाश के माध्यम से ज़मीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। और संथाल कौन सी फसल उगाते थे? संथाल जो थे चावल और कपास उगाया करते थे। पहाड़िया लोग कौन सी फसल उगाते थे? वो उगाते थे ज्वार, बाजरा और दाल। इंग्लैंड के भारत से कपास मंगवाने का मुख्य कारण क्या था? एक तो यहाँ की जलवायु अच्छी थी, कपास के लिए उपयुक्त भूमि यहाँ पे उपलब्ध थी और सस्ती लेबर यहाँ पे उपलब्ध थी। तो उपयुक्त सभी कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड भारत से कपास मंगवाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर लागू किया गया था? तो ये बंदोबस्त 51% कृषि भूमि पर लागू किया गया था। इसके पश्चात अगला है स्थायी बंदोबस्त कुल कितने प्रतिशत भूमि पर लागू किया गया? ये 19% भूमि पर स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, 51% पर रैयतवाड़ी लागू हुआ। और फ्रांसीसी बुकानन द्वारा खोजी गई किन्हीं 2 खनिजों के नाम? तो उन्होंने लौह खनिज और अम्भ्रक की खोज की थी। फ्रांसीसी जो डॉक्टर थे, चिकित्सक थे बुकानन, उन्होंने इनकी खोज की थी। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, जोतदारों की जमीन का भाग किन के माध्यम से जोता जाता था? तो बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के चौथे और अंतिम भाग में। तो आशा है कि अगर आप इन 4 जो वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, विशेष तौर पर MCQ प्रश्नों के लिए, अगर आप इनको बड़े अच्छे तरीके से 1-2 बार सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जो 40 अंकों के प्रश्न हैं वो इनमें से आपको परीक्षा के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।